हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैस अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जैस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये बोथनिया की जो खाड़ी है, ये बोथनिया की खाड़ी ये किन दो देशों के बीच स्थित है? एक तो इसमें दे दिया फिनलैंड, दूसरा देश कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है स्वीडन, नॉर्वे, रूस, डेनमार्क। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन इन्हीं दोनों देश के बीच स्थित है बोथनिया की खाड़ी। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा, जो कि हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। और फ्रेंड्स बता दे फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। कहाँ पे है? हेलसिंकी। और फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। उसके बाद स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और इसकी मुद्रा क्या है? क्रोना। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वीडन की मुद्रा बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि स्वीडन देश की मुद्रा क्या अनुसार है, तो ये कोरोना है। क्या है? कोरोना है स्वीडन देश की मुद्रा। आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और ये पता चल गया आप लोग कि बोथनिया की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। और ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो। उसके बाद स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और इसकी मुद्रा कौन सी है, यानी कि कोरोना। स्वीडन की मुद्रा कोरोना। अभी दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन का भी डिटेल करेंगे। आप लोग फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपको पढ़ा सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? आपको बताना है जो सेशेल्स देश है फ्रेंड्स, कंट्री है, गणराज्य है, ये किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन में आपको दिया है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स गणराज्य। आप इसे ध्यान में रखिएगा। हम इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग उसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना फ्रेंड्स सेशेल्स गणराज्य, ये अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है, अफ्रीका महादेश का। ये अफ्रीका महादेश का मुख्य भूमि से सटा हुआ देश नहीं है, ये अफ्रीका महादेश से मुख्य भूमि के 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में मेडागास्कर द्वीप के उत्तर में हिंद महासागर में ये सेशेल्स गणराज्य स्थित है। कौन है? सेशेल्स गणराज्य स्थित है। और ये अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश है। और आबादी की बात करें तो फ्रेंड्स आबादी में ही सबसे कम आबादी वाला देश है सेशेल्स गणराज्य। कहाँ पे है? तो अफ्रीका कंटिनेंट में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि सेशेल्स गणराज्य की मतलब राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया, जो कि माहे द्वीप पर स्थित है। वहां की सबसे बड़ा द्वीप है माहे द्वीप, और उसी द्वीप पर ये इसकी जो राजधानी है विक्टोरिया वो स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये दोनों क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। इससे पहले हम बताए थे बोथनिया की खाड़ी किसके बीच था? स्वीडन और किसके बीच था फ्रेंड्स? फिनलैंड के बीच। वो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप से भी था। और ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी वर्ल्ड मैप में ही आपको फ्रेंड्स, आप लोग अगर मैप नहीं लिए तो फ्रेंड्स मैप को भी अच्छा से देख लीजिएगा। बहुत ही मतलब क्वेश्चन पूछते हैं ज्योग्राफी से वर्ल्ड मैप से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें भी पूछ रहा था कि सेशेल्स गणराज्य कहाँ पे स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और हम कुछ फ्रेंड्स हिंद महासागर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग उसे भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सुंडा गर्त जो है फ्रेंड्स, सुंडा गर्त ये किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर का जो आकार है फ्रेंड्स ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है हिंद महासागर का आकार। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक गर्त वाला महासागर कौन सा, मतलब सर्वाधिक गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा सर्वाधिक गहरा महासागर। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहता है, तो फ्रेंड्स छिपता हुआ महासागर ये आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। क्या? छिपता हुआ महासागर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हम बता दिए कि सेशेल्स गणराज्य कहाँ पे स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और ये किस महादेश में के देश है, तो ये अफ्रीका कंटिनेंट के देश है। कौन? सेशेल्स गणराज्य। और इसकी राजधानी विक्टोरिया है और ये माहे द्वीप पर स्थित है। इतने सारे क्वेश्चन को आप इसे से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो त्योहार है, उत्सव है नुआखाई, ये किस भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में आपको दिया है उड़ीसा, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है नुआखाई उत्सव, जो कि वहां पे उड़ीसा के में मनाया जाता है ये उत्सव। और इसके अलावे जो फ्रेंड्स उत्सव है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सव है, त्योहार है, उसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बता दें नुआखाई कहाँ की है, तो ये उड़ीसा राज्य की है नुआखाई त्योहार। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पोंगल, पोंगल कहाँ का त्योहार है, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। उसके बाद ओनम, ओनम ये भी केरल का है, ओनम कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद बिहू असम का है। और उसके बाद जो सूर्य पूजा, जो छठी माता जो हम लोग पूजा करते हैं, बिहार का है, तो पता है आप लोग को। उसके बाद गणपति उत्सव, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, भारत में सबसे बड़ा। उसके बाद नौका विहार, ये केरल में मनाया जाता है। उसका मरु उत्सव, ये राजस्थान में मनाया जाता है। पतंग उत्सव, ये गुजरात में मनाया जाता है। ये सारे जो त्योहार है, उत्सव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह नुआखाई पूछा ना फ्रेंड्स की कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उसी तरह ये जो हम सारे बता दिए उसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ओनम कहाँ का है, केरल का है। बिहू कहाँ का है, असम का। उसके बाद सूर्य पूजा जो है ये बिहार का है। गणपति उत्सव ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद नौका विहार कहाँ का है, केरल का है। उसका मरु उत्सव ये राजस्थान का है। और पतंग उत्सव ये गुजरात का है। इतने सारे क्वेश्चन को आप उत्सव से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछेंगे इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर डॉट डॉट में पहला आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स जो मुगल एम्पायर के जो संस्थापक है बाबर, ये बाबर भारत पर पहला आक्रमण कब किए थे, सबसे पहले। सबको तो उसे पता है कि किसी को पूछेगा कि भारत पर मतलब बाबर आक्रमण कब किए, तो वो बता देगा क्या कि वो 1526 में आए थे और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। लेकिन वो बात नहीं है फ्रेंड्स, वो उसका 5वां आक्रमण था। हम आपको शुरू से बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो मतलब बाबर थे फ्रेंड्स, ये बाबर भारत पर पहला आक्रमण कब किए थे, इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको दिया है 1519, 1544, 1535, 1521। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1519 ईस्वी में। कितना, 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किए थे। कब किए थे, तो 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किए थे। और ये जो फ्रेंड्स बाबर का जो प्रथम आक्रमण था, पहला आक्रमण था, ये भेरा और बाजौर क्षेत्र पर हुआ था, जो कि मुख्यतः यूसुफजाई जो जनजाति है उनके विरुद्ध क्या था। कौन, बाबर 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध पहला आक्रमण किए थे। और उसके बाद ये चौथा आक्रमण इसका था पंजाब पर, जो कि 1524 में किए थे। और उसके बाद इसका 5वां आक्रमण था पानीपत का, जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोधी का हार हुआ था। उसके बाद से भारत में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, जो कि स्थापना किए थे किसके, मतलब लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी को हराकर। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा कि बाबर 1526 ईस्वी में पहला आक्रमण नहीं किए थे, बाबर 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किए थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। कब किया था, 1519 में। और उसका 5वां आक्रमण था, जो कि इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में तो बहुत बार पता, और हम बता दे, रिपीट करें, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। उसके बाद पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का जीत हुआ था, हेमू का हार हो गया था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था, मराठा का हार हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड देखिए वीडियो मतलब क्वेश्चन हम 10 ही लेके आए, लेकिन हम जो फ्रेंड्स उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो 50 क्वेश्चन से भी प्लस है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे। फ्रेंड वैसे तो 3 शब्द जोड़े गए थे, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछा 2 ही शब्द, तो 2 शब्द ही ऑप्शन में देगा। तो आपको बताना कि कौन से शब्द जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ऑप्शन में आपको दिया है न्याय स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक गणतंत्र, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष बंधुता।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द थे जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शब्द तो 3 जोड़े गए थे, हम तीनों के बारे में आगे बताएंगे, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको पहले संविधान का जो अंग है, भाग नहीं माना जाता था। प्रस्तावना को प्रारंभ में, यानी पहले संविधान का भाग नहीं माना जाता था। और उसके बाद कब से माना जाता, जब केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का मतलब जो भाग माना गया था। उसके बाद प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था। अब भारत मतलब जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, आत्मा कहिए या निचोड़ कहिए, दर्शन कहिए या सार कहिए, ये प्रस्तावना को यानी कि प्रियम्बल को ही कहा जाता है। इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग इसे सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एक बार हम फिर से दोहरा देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसको आप लोग पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं, उसके बाद अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़े गए थे 42वां संविधान 1976 को। पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। कब से माना जाता है? तो केशवानंद भारती जो केस हुआ था केशवानंद, उसके बाद से प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स जो विद्युत चालक की प्रतिरोधकता होता है, ये किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में आपको दिया है सामग्री, लंबाई, पार अनुभाग का क्षेत्रफल, या बोलिए कास्ट भाग का क्षेत्रफल बोलिए आप, या सारे दिए गए विकल्प, यानी कि सभी इनमें से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें सभी पर ये निर्भर करती है। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता सभी पर निर्भर करती है। किस किस पर करते हैं हम एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, चालक पदार्थ की जो प्रकृति हुआ, चालक पदार्थ उस पर निर्भर करेगा, चालक के तार पर, उस ताप पर, उस पर करेगा, चालक की लंबाई उस पर करेगा, चालक जो है चाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पर करेगा। तो फ्रेंड्स ये सभी पे विद्युत जो चालक है उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करेगी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी पर करेगी। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हम बता दें प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर होगा। दोनों बातों कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, हम अच्छे से पढ़ा सके आप लोग को। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? आपको बताना है कि किसे आयरन चांसलर कहा जाता था। ऑप्शन में आपको दिया है चंगेज खां, एडोल्फ हिटलर, और उसके बाद बिस्मार्क, जिसको आप लोग ओटोन बिस्मार्क पूरा नाम इसका, इसको शॉर्टकट में बिस्मार्क बोला जाएगा। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता है। किसको? बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और ये जो जर्मनी का चांसलर था, क्वेश्चन पूछेगा बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, तो ये जर्मनी का चांसलर था। और जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रेंड्स 1871 ईस्वी में, इसका बहुत बड़ा योगदान था। एकीकरण किया था कौन? बिस्मार्क ने। कब किया था? 1871 में जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो आयरन मैन है किसे कहा जाता है? तो आप लोग बता दिए कि आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है बिस्मार्क, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डॉट डॉट कहा जाता है। फ्रेंड्स जो एयर है, वायु है, वायु में अगर ध्वनि का वेग से भी अधिक चाल से यात्रा करने वाले की वस्तु जो है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दिया है अति पराध्वनिक, पराध्वनिक, पराश्रव्य, अवश्रव्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? पराध्वनिक। क्या कहा जाएगा उसको? पराध्वनिक। वायु में ध्वनि की वेग से अधिक चाल की यात्रा से करने वाली वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। और देखिए
यदि मैक संख्या 1 से अधिक रहेगा तो पिंड की जो चाल होता है वो प्राध्वनिक कहलाती है। यदि अगर मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति प्राध्वनिक कहलाती है। और उसके बाद दिया पराश्रव। पराश्रव का पता है, पराश्रव ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है पराश्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति। उसके बाद अवश्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन इससे बनेगा कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। फ्रेंड्स परमाणु से रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा देने, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। ऑप्शन में आपको दिया है जेसी बोस, हिडेकी हुवाका, जे थॉमसन, MN बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिडेकी हुवाका परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किए थे। फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछेगा जो परमाणु संरचना है इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। फ्रेंड्स परमाणु संरचना के जॉन डाल्टन, डाल्टन का नाम सुना ही होगा आपने। तो परमाणु संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किए थे जॉन डाल्टन। उसके बाद परमाणु विखंडन का जो सिद्धांत है ये ऑटो हॉर्न ने दिए थे। परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिए थे, ऑटो हॉर्न। परमाणु संरचना जॉन डाल्टन। उसके बाद परमाणु बलों के सिद्धांत हिडेकी हुवाका। उसके बाद परमाणु भट्ठी का सर्वप्रथम किसने बनाया था, परमाणु भट्ठी, तो एनरिको ने बनाया था। कौन, एनरिको। उसके बाद परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपन हीमर ने बनाया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और एक ऑप्शन बचा जे थॉमसन, वो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। उसके बाद जेसी बोस ये क्रिस्कोग्राफ का खोज किया था। ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से बता रहे हैं, परमाणु बलों के सिद्धांत किसने दिया था, तो हिडेकी हुवाका। उसका परमाणु संरचना डाल्टन, परमाणु विखंडन ऑटो हॉर्न, उसके बाद परमाणु भट्ठी एनरिको, उसके बाद पहला परमाणु बम बनाया था रॉबर्ट ओपन हीमर ने। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट की SI इकाई ओम है। आपको बताना है किसकी SI इकाई ओम होता है। ऑप्शन में आपको दिया है प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विभवांतर, विद्युत धारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। हम पहले भी बताए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर। ऑप्शन बी में कुल आवेश, आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आप लोग को पता ही होगा ये सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स हम इसी तरह को वीडियो को लेके आते हैं हर एक दिन। मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर, सारे तरह के क्वेश्चन का वीडियो को लेके हम डेली इस यूट्यूब चैनल जो मेरा कर दीजिए अड्डा इस पर लेके आता। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें। अगेन धन्यवाद, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।